हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। हमने दूसरी पार्ट लेके आई, क्या आपने अभी तक नहीं देखा? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, कैसा बनता है, उसका आकार कैसे होता है, इसमें यही बात करेंगे। तो पहले आकार के ऊपर, ठीक। अब सुनिएगा, ई है सी महाराज। कौन महाराज? सी। सी पर है तो इसका साइज बराबर बनेगा, जितना इमेज, जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही इमेज का, यानी प्रतिबिंब का। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बराबर होगा क्या? प्रतिबिंब का आकार। सी से और पीछे जाएंगे, कहा जाएंगे? पीछे, साइज छोटा। सी से जाएंगे आगे, साइज बड़ा। ठीक। सी से कहा जाएंगे? आगे, साइज बड़ा। सी से पीछे, साइज छोटा। ठीक है, यहां तक आया समझ में? इधर आएंगे तो साइज, वस्तु अगर इधर रखेंगे, वस्तु अगर सी के पीछे है तो साइज छोटा, सी पे साइज बराबर, सी के आगे साइज बड़ा। जितने आगे बढ़ेंगे इधर साइज बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ेंगे? वस्तु लेके जितने आगे इधर जाते जाएंगे लेकर, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो साइज उसका बड़ा बनते जाएगा। ठीक, कंफर्म हुए? अगर सी के पीछे वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा होगा। ठीक, अनंत पर रखे हैं तो बहुत सी छोटी होगी। ठीक, अनंत और सी के बीच है फिर भी छोटी होगी, यानी कहने मतलब सी के पीछे छोटा। सी के पीछे वस्तु रखिएगा तो प्रतिबिंब बनेगा छोटा, सी पर लाके वस्तु रखिएगा तो प्रतिबिंब बनेगा बराबर, सी के आगे वस्तु लेके जाइएगा तो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा। क्या यहां तक साइज में क्लियर हुए? क्या हुए? यस। अब यहां से हम समझेंगे कि कहां पर रखेंगे तो फिर उसकी प्रकृति क्या होगी। इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं अवतल दर्पण में। ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। पहले प्रकाश आएगी और प्रतिबिंब के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। एक नियम हुआ कहता है, एक नियम हुआ कहता है कि बबुआ, अगर अवतल दर्पण के, किसके? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या समांतर अगर कोई लाइन आती है तो किससे गुजरेगी? ऑलवेज टाइम फोकस से गुजरेगी। किसके समांतर आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर यदि किरण आएगी तो ऑलवेज टाइम किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। पहला नंबर रूल यही कहता है। तो दूसरा क्या कहता है? तो यहाँ पे आइएगा, थोड़ा छोटा छोटा कर समझा देते हैं। दूसरा कहता है जस्ट इसके अपोजिट। ये कौन है? यहाँ मुख्य अक्ष महाराज है, ये पी है, मानिए कि ये एफ है। ठीक, और ये क्या है जी? ये मान लेते हैं सी है। तो अगर कहता है अगर बबुआ कहीं एफ से आई है तो किससे गुजरेगी? दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके ही मान लीजिए समानांतर है। ठीक, थोड़ा सा अगर टेढ़ी मेरी हुई हो सॉरी। पहला, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण के फोकस से गुजर जाएगी। अगर दर्पण के फोकस से किरण आएगी तो उसके दर्पण से टकराने के बाद उसके किधर से? मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। ये रूल नंबर दूसरा। सर तीसरा क्या कहता है? क्या कहता है? पहले पहले नहीं दो। देखिए, यह है दर्पण,
और इस पे इसका ही ध्रुव मान लेते हैं, P है, F है और इस C है। C कहता है C पर ही आएगी और C पर ही जाएगी। कब? दर्पण से टकराने के बाद। मतलब जिस पॉइंट से C पाएगी उसी पॉइंट से गुजर जाएगी। ठीक, तो रूल नंबर तीसरा कहता है कि C पर आएगी तो C से आएगी तो C पे ही लौट के जाएगी। कब? दर्पण से टकराने के बाद। पहले देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी, दर्पण से टकराएगी तो किसे जाएगी? फोकस से, या मुख्य फोकस कहिए। ठीक, अगर फोकस से प्रकाश की किरण आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। और तीसरा यहाँ पे कहता है कि अवतल दर्पण है, अगर उसके यानी वक्ता केंद्र से होके अगर प्रकाश दर्पण पे आके टकरा रही है तो फिर वक्ता केंद्र से ही होकर गुजर जाएगी। तो ये 3 आप समझ गए बढ़िया से, 3 समझे। अब चौथा समझिए यहाँ पे। P हो गया, F और C हो गया आपका। जितना के कोण से आएगी P पे उतना ही के कोण से लौट जाएगी। जितना यहाँ पे कोण बनेगा थीटा तो यहाँ पे भी बनेगा थीटा। ठीक, तो यह कौन सा नियम है? चौथा। अच्छा, उतना ही कोण से काहे लौटेगी? तो कहने का मतलब उसका हम क्या ले रहे हैं? ध्रुव ले रहे हैं। ध्रुव का मतलब वहां पे अभी किसका? अपवर्तन के नियम को अपवर्तन करना, सॉरी, परिवर्तन के नियम पे काम करेगी। कोण I इक्वल टू कोण R। तो ये चारों समझ गए? चारों समझे क्या? तो जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ठीक, पहला। दूसरा क्या कहता है कि जब दर्पण के मुख्य फोकस होकर किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। तीसरा क्या कहता है कि जब अवतल दर्पण के बिंदु C से किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद C पर ही गुजर जाएगी। चौथा क्या कहता है कि जितनी कोण से P पर आके टकराएगी उतनी ही कोण से अवतल दर्पण पे, जितनी कोण से आके टकराएगी उतनी ही कोण से लौट जाएगी। ये आपका क्या हुआ बाबू? ये आपका 4 नियम है। ठीक, इसको नोट कीजिए। अब एक बात देखिए, हम बोले थे ना पिछले पार्ट में कि अवतल बड़ा इमेज बनाने के लिए किसको लिया जाता है? अवतल दर्पण। तो अब आप बताइए कि क्या अवतल दर्पण सिर्फ बड़ा ही इमेज बनाता है? नहीं, सिर्फ बड़ा इमेज नहीं बनाता है, बड़ा बनाने के लिए लिया जाता है। पर अवतल दर्पण में एक गुण होता है, अभी बताया ना, कि छोटा, बराबर और बड़ा 3 टाइप का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, प्रतिबिंब कैसा होता है? कैसा होता है? जो उसकी प्रकृति छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बाबू बराबर भी हो सकता है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और बराबर बनता है? नाम क्या रखेंगे? अवतल दर्पण। किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और बराबर बनता है? तो नाम रखेंगे अवतल। किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल। ठीक, किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, बराबर बनता है? तब भी अवतल। ठीक, आया यहां तक समझ में? अब इसमें यहाँ पे प्रतिबिंब बनने का जो है 6 नियम है। ठीक, अब 6 नियम को अच्छा से समझ लेते हैं। ऐसे कुछ बुक 7 नियम भी लिखे हैं। ठीक, अब देखिए बाबू, इसके लिए एक अलग पार्ट लेके आएंगे, कैसे कैसे आपको इसके काटना उठना है, कैसे प्रकाल घुमाना है, बस नॉर्मल में समझा देते हैं। आप एक प्रकाल लीजिएगा। ठीक, एक पॉइंट यहां पकड़िएगा, इसे धर के घुमाइएगा। ठीक, जो बनेगा वो क्या होगा? आपका
इसे पीछे से कलर कर दीजिएगा। अभी हो गया आपका अवतल दर्पण बनके तैयार। ठीक, और ये आपका हो गया इसका P, ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। ठीक, तो ऑब्जेक्ट आप जो है कहां कहां रखना पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले कहां कहां रख सकते हैं, तो एक तो आप देखिए C के यहां तक, ये जो है ये सब अनंत है। ये क्या है इधर, अनंत, सॉरी अनंत। कहां पे, यहां से मान लीजिए, यहां से जो डॉट डॉट दिखा है ये सब क्या है, अनंत। और यहां से जो लाइनिंग है सी पॉइंट के बीच, इसको सी और अनंत के बीच कहेंगे। और ये हो गया सी और एफ के बीच, यहां इसको कहेंगे एफ, इसको पी एफ का बीच का दूरी। यहीं पर आप रख सकते हैं क्या, वस्तु को। तो अगर आप वस्तु को, ठीक, इसमें सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं कि कैसा इमेजिंग करना है, बस हो गया। और वीडियो में एक अलग से वीडियो पार्ट लेके आएंगे जिसमें बताएंगे काट काट के, मतलब किस तरह आप कॉपी में काटिएगा, किस प्रकार से ला के मिलाइएगा, इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो अनंत पे है, कहां पे है, वस्तु इंफिनिटी पे, तो जाके प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, एफ पे। तो देखिए अगर वस्तु कहां रखिएगा, वस्तु वस्तु अनंत पे हो, अनंतु लिख दिए, देखिए मजाक में, अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां पे, फोकस, वस्तु अनंत पे, प्रतिबिंब फोकस पे। ठीक, और कहीं गलती से ई गया यहाँ पे और ई आया यहाँ पे, इसमें अगर हो गई बदलाव, इसमें भी हो जाएंगे बदलाव। कहने का मतलब समझे, कहने का मतलब अगर वस्तु हो फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे, अब वस्तु हो अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, वस्तु हो फोकस पे तो प्रतिबिंब अनंत पे। आ समझ में, वस्तु जब अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे। और जब वस्तु कहां होगा, फोकस पे होगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु जब फोकस पे, वस्तु का फोकस पे रखे हैं तो प्रतिबिंब हुआ अनंत पे। ठीक, और अगर वस्तु आप सी पर रखिएगा तो सी पर तो कोई टेंशन ही नहीं है, सी पर रखिएगा तो सी ए पर बनेगा, कंफर्म। अनंत पे तो फोकस पे, फोकस पे तो अनंत पे, सी पे तो सी पे। अब सुनिएगा, सी और अनंत को आई लेते हैं यानी इंफिनिटी के बीच रखिएगा तो कहां बनेगा, सी, सी के लिए सी लिखेंगे, और आई यानी ई वाला आई है इंफिनिटी, तो अनंत पे है तो फोकस पे, यहां पे लिखेंगे सी और एफ के बीच। आई के लिए लगाएंगे एफ और एफ के लिए लगाएंगे आई। अब वस्तु अगर सी और एफ, वस्तु कहां हो, सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब जो होगा सी और आई के बीच बनेगा। क्या यहां तक कंफर्म है, सी मतलब सी और अनंत के बीच, आई मतलब इंफिनिटी यानी अनंत के बीच अगर आप वस्तु को रखिएगा तो सी के बदला सी लिख दीजिए, सी और अनंत के रखिएगा तो कहां बनता है, फोकस पे, तो सी और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु सी और एफ के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब सी और आई के बीच बनेगा। आया यहां तक समझ में अच्छा से, फोकस पे तो अनंत पे, अनंत पे तो फोकस पे, सी पे तो सी पे, सी और आई के बीच यानी कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखिएगा तो प्रतिबिंब कहां होगा जी, सी और एफ के बीच। ठीक, अब देखिए यहां पे अगर मान लेते हैं कि कहां पर रखा है आप जी, अनंत पे मान लेते हैं, जाएगी टकराएगी, टकरा के समानांतर आएगी, टकरा के एक तो हमेशा एफ से गुजरेगी ऑलवेज टाइम। ठीक,
और फिर से बाबू एक और बात ध्यान दीजिए, अनंत पे है तो कुछ बुक इसी को नीचे से इस फिगर को भागता है और फिर एक इधर जाता है, टकराता है, दोनों से टकराने के बाद इसी बिंदु से गुजर जाता है, तो बोलता है कहाँ पे, एफ पर। ठीक, यहां तक समझे आप। अनंत पे होगा तो फोकस पे होगा तो अनंत पे, सी पे होगा तो सी पे, सी और आई के बीच होगा तो सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच वस्तु होगा तो सी और आई के बीच प्रतिबिंब। कंफर्म हुए कंफर्म एकदम से। चलिए ठीक, अब हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में उत्तल दर्पण को लेकर, और इमेज फॉर्मेशन का एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। इस दर्पण में बाबू एक और खूबी है, इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है जब पूछे बात, तो इसमें सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है, नाम रखेंगे अवतल दर्पण। सीधा और उल्टा प्रतिबिंब, सीधा और उल्टा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो नाम है अवतल दर्पण। अब सुनिए, अगर सीधा होगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। सीधा होगा तो क्या होगा, काल्पनिक, और उल्टा होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछता है कि किस दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो नाम है अवतल दर्पण। क्या हुए कंफर्म, किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो नाम क्या है उसका, अवतल दर्पण। ठीक।